रेगुलर आपको 50 इंपॉर्टेंट जीकेजीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। यह जो जीकेजीएस का जो क्वेश्चन एडिटोरिया 7500 जो बुक है इससे लिया गया है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। यह जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जो एग्जाम का तैयारी क्यों ना करते हो, यह जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 7500 बुक दिया, आपको 7500 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको 150 सेट दिया। अभी तक ऑलरेडी हम लोग आपको एक से लेके 35 तक जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 36 करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। जो भी इंटरेस्टेड लोग जो आपको जो जीकेजीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको रात के 10 बजे क्लास कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो अज्ञेयवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपको संजय विठलीपुत्र थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। तो पहला का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था। आपको बताना है कि एहोल में दुर्गा मंदिर का जो निर्माण किसके काल में हुआ था। तो ये आपको चालुक्य के काल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग चालुक्य वंश की स्थापना की बात करें तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था। पुलकेशन प्रथम ने किया था पहला, ठीक है, पुलकेशन प्रथम ने किया था। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था। सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था, ठीक है, सिमुक, ठीक। इसके बाद पल्लव वंश का स्थापना किसने किया था। सिंह विष्णु ने आपको पल्लव वंश का स्थापना किया था। चोल वंश का स्थापना किसने किया था। चोल वंश का जो स्थापना विजयालय ने किया था। चलिए तो दूसरा का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार से लोग क्लास जो लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। दूसरा का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तोक्कलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था। आपको बताना तक्कोलम का जो युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो तक्कोलम का जो युद्ध है आपको 1948-1949 में हुआ था। और किसके मध्य में हुआ था। तो यह जो आपको चोल और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। चोल और राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तीसरा का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उनकी हत्या कर दी थी। आपको बताना है कि सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उनकी हत्या कर दिया था। यह जो हत्या आपको फारूक सियर का किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और अब फारूक सियर का हत्या कब किया था। जो फारूक सियर का जो हत्या 1719 ईस्वी में किया गया, ये भी आपको याद रखेंगे, ठीक। चलिए और आपको ठीक सैयद बंधुओं को आपको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखेंगे कि मुगल काल में आपको किंग मेकर के नाम से किया जाता था। तो मुगल काल में आपको किंग मेकर के नाम से सैयद बंधुओं को जाना जाता था। और मराठों के सहयोग से सैयद बंधुओं ने आपको फारूक सियर की हत्या 1719 ईस्वी में किया था। और फारूक सियर को हम लोग किस नाम से जानते थे। तो फारूक सियर को हम लोग घृणित कायर के नाम से हम लोग फारूक सियर को जानते थे। तो चौथा का जो सी आंसर बता उनका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। आपको बताना उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो उत्तर वैदिक काल के सबसे जो महत्वपूर्ण देवता था प्रजापति थे। ऑप्शन बी आपका सही है। तो 5वां का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है। और बताना 6वां नंबर क्वेश्चन में कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो ये आपको किया गया है उत्तर मेरूर अभिलेख में किया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 6वां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव में निम्न से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो ये आपको हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आपको जांच करने के लिए आपको हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक। और हंटर आयोग का जो गठन है आपको 14 अक्टूबर 1919 को किया गया था। ये भी पॉइंट को याद रखना है। 14 अक्टूबर 1919 को आपको हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, ठीक है। फिर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। इसके बाद आपको चलिए
तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल को आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही आपको गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दिया था? गांधी जी ने आपको कैसर हिंद की जो उपाधि है गांधी जी ने लौटा दिया था। इसको भी याद रखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपको गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको नाइटहुड की उपाधि लौटाया था। ये भी आपको याद रखेंगे, नाइटहुड की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 7वां का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपको हंटर आयोग का गठन किया गया था उस घटना को जांच करने के लिए। चलिए 8वां और 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको बताना है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम भारतीय आपसे महिला कहे तो आपको सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला कहे तो आपको सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और सरोजिनी नायडू ने आपको 1925 में कानपुर अधिवेशन में आपको कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो वह जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है आपको कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। ठीक, 41वां अधिवेशन था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके साथ अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय न पूछे, केवल आपसे पूछे कि प्रथम महिला कौन थी, अगर आपसे प्रथम महिला पूछ दे तो आपको 1917 में कोलकाता अधिवेशन में आपको एनी बेसेंट ने किया था। तो आपको अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो ये आपको हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में आपको कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। प्रथम महिला आपसे पूछ दे तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने किया था। चलिए, तो 8वां का आपको जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? आपको बताना नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में निम्न से कौन जो है वह शामिल नहीं थे? तो आपको एनी बेसेंट जो आपको शामिल नहीं थी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हम लोग नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट का कब किया गया था? नेहरू रिपोर्ट का आपको तो ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का जो 1928 में किया गया था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो 9th का जो नेहरू रिपोर्ट का आपको गठन किया गया था आपको 1928 में किया गया था। चलिए, और आपको एनी बेसेंट उसके सदस्य नहीं थे। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 डैश लाइन संबंधित है। आपको 9 डैश लाइन किससे संबंधित है? तो जो 9 डैश लाइन आपको दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 10वां का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा वह झील है जो आपको लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो ये आपको पेरियार जो झील है आपको लैगून झील का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 11 का आंसर बताया उनका सही। और पेरियार झील है कहाँ पे? तो पेरियार झील आपको केरल में है। इसके बाद आपको चिल्का झील, ठीक है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ से है? तो खारे पानी का जो सबसे बड़ा झील आपको चिल्का झील है, और यह है कहाँ पे? तो उड़ीसा में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में है। अगर आपसे मीठा पानी पूछ दे, मीठा पानी का भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो वुलर झील है, और ये है कहाँ पे? वुलर झील। ठीक है, और यह है कहाँ पर? तो आपको जम्मू और कश्मीर में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, J&K जम्मू कश्मीर में है। फिर आपको पुलकेट झील के बारे में अगर पूछे तो पुलकेट झील आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। TN लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर अष्टमुडी झील के बारे में बात करें तो अष्टमुडी जो झील है आपको केरल में है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा क्या है? आपको बताना भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 12 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक तरफ आपको धारा दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे, एक तरफ आपको धारा दिया, दूसरी तरफ आपको महासागर दिया हुआ है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही सुमिलित कौन सा कथन है? ये तो आपको कैनरी धारा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको कैनरी धारा बोल रहे हैं आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ये आपको सही है। ओयासियो जो धारा है आपको हिंद महासागर से, ये आपको गलत है। ठीक, यह गलत है। फिर तीसरा का बेंगुएला जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ये भी गलत है। फिर आपको पेरू जो धारा है आपको प्रशांत महासागर, ये आपको सही है। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। तो जो ऑप्शन जो 13 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 13 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 14 और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का जो शक्ति का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया जाता है? आज ही मैंने बताया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का जो उपयोग है आपको राज्यपाल और जो न्यायिक पुनर्वलोकन का जो आपको प्रयोग है आपको उच्च न्यायालय और आपको सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया था। तो उच्च न्यायालय की जो है किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो जो उच्च न्यायालय आपको अनुच्छेद 216 के 226 अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय करता है। और सर्वोच्च जो न्यायालय है आपको अनुच्छेद 32 के तहत ART 32 और आर्टिकल 32 के तहत इसका प्रयोग करता है। तो ऑप्शन 2 ना आपका सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा और आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा आपको अनुच्छेद 226 के तहत आर्टिकल 226, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय आपको आर्टिकल 32। चलिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 14 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है। आपको निम्न में से कौन जो है आपको संविधान का संघीय गुण नहीं है। तो जो आपको एकल नागरिकता है आपको संघीय गुण नहीं है। और एकल नागरिकता लिया कहाँ से गया है, तो ये एकल जो नागरिकता है आपको यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है। आपको बताना है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्न को हल करने के लिए प्रासंगिक है। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 254, ठीक। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 254 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारता में आते हैं। आपको बताना है भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के जो उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं, तो यह आपको आते हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग आपको जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संविधान के 73वां संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है। आपको जो गलत है उसको बताना है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में से कौन सा गलत है। पहले तो देखेंगे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये जो 73वां संविधान संशोधन है वह आपको 1992 में हुआ था, ठीक है। चलिए, चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको जो गलत है कि वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वित्त की जो व्यवस्था है योजना आयोग करेगा, ये आपको गलत है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन, 19, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अरे 19, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 19 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सखा रॉय फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। आपको बताना है सखा रॉय फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह आपको दिया जाता है यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो जो 20 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, कृतज्ञ हैकथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कृतज्ञ हैकथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको 21 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको रात के 10 बजे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना की जा रही है। आपको बताना भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो आपको गुजरात में किया जा रहा है, ठीक, अहमदाबाद में, ठीक, अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो 20 ये आपको कहाँ क्या कह रहा है, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो आपको असम में किया जा रहा है। असम में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका सी से जाएगा। और कब किया गया था, इसका जो स्थापना आपको 20 अक्टूबर 2024 को किया गया था। ये भी पॉइंट को याद रखना। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया। आपको बताना प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का जो शिलान्यास है वो कहाँ पे किया है, तो आपको गुजरात के भावनगर में, ठीक है, गुजरात के भावनगर में किया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपको 23 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सुबह में 10 बजे आपको हिस्ट्री क्वेश्चन का, सुबह में 10:30 बजे आपको हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर रात में 8 बजे आपको टेलीग्राम पे बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज कराया जाता है टेलीग्राम पे। इसके साथ ही साथ आपको रात के 10 बजे आपको 50 इंपोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सुमिलित नहीं है, कौन जो है सही सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आपको द लिविंग माउंटेन
आपको कह रहा है कि पीसी वाला सुब्रमण्यम, ये आपको गलत है। द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो जो द लिविंग माउंटेन के जो लेखक है आपको अमिताभ घोष है, अमिताभ घोष। ये पॉइंट याद रखेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही है, यही आपको सही सम्मिलित नहीं है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया था? आपको बताना है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया, सूची में जोड़ा गया था? तो यह आपको जोड़ा गया था 1988 में, ठीक है, 1989 ने 1989 में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी आपका सही। तो 25 की जो डी आंसर बताया उनका सही। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? जो यूनेस्को का स्थापना 1945 में किया गया था। इसका आपको मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका जो मुख्यालय आपको पेरिस में है। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 का जो आपको डी आंसर, 25 की जो डी आंसर बताया उनका सही। 26, 27 और 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको फिर आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और आपको जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना कथकली से संबंधित है? अगर बताना निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना है जो आपको कथकली से संबंधित है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा कुंचू कुरूप, कुंचू कुरूप हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग कथकली की बात करें तो कथकली किस राज्य का आपको लोक नृत्य है? तो कथकली आपको केरल का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन आपका बी सही होता है। 26 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सब क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए 26 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? बिना क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है। आपको बताना है कि बिना क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का जो उपयोग होगा वो क्या कहलाता है? तो आपको बायोपायरेसी, क्या होता है? बायोपायरेसी कहलाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपको फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यह कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम का आपको शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो यह आपको जो शुरुआत है 1995 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वेरियर, उसमें आपको जो प्रैक्टिस सेट है करवाने के बाद वहाँ पे अपलोड कर दिया था, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आपको लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो बिना कुछ एडिटिंग किए हुए ऐसे ही आपको अपलोड कर दिया जाता है। और जो पीडीएफ जो है ये भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से आप रिवीजन और आपको पढ़ सकें, ठीक है। चलिए अगर 29 नंबर क्वेश्चन में कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि जो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको बिमल जालान है, ठीक, बिमल जालान है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का है कि नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, यह बताना। जो कथन गलत है 30 नंबर क्वेश्चन में उसी के बारे में बताना है। तो पहले आप देख लीजिएगा नाबार्ड का स्थापना किया गया था। मैं बता देता हूँ नाबार्ड की स्थापना कब किया। तो नाबार्ड की जो स्थापना 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को किया गया था, ठीक। आपको ये पहला कथन कर रहा है कि यह इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये आपको सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है यह प्रत्यक्ष कर आवंटित करता है, यह गलत है। जो नाबार्ड है आपको प्रत्यक्ष कर आवंटित नहीं करता है, यह केवल लोन आपको प्रत्यक्ष किसी भी जो किसान को या किसी को भी नहीं देता है, या आपको बैंकों को लोन देता है, जो प्रत्यक्ष कर के अंदर प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत आपको नहीं आता है, ये कह रहा है। तो दूसरा आपको गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण असत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे असत्य और गलत ही कथन पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। कर 31 नंबर क्वेश्चन एक तरफ आपको सूची 1 दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया है। तो आपको बताना है कौन सा बैंक का स्थापना कब हुआ था, इस चीज़ को आपको बताना है। पहला कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब किया था? तो 1975 में किया गया था। तो पहला का एक किस में? तो पहला का आपका एक पहला में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना 1953 में किया गया था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का जो स्थापना 1950 में किया गया था। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड का जो स्थापना है 1948 में किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ए का ऑप्शन ए किस में दिया हुआ है, ठीक है। ए का 1 किस में दिया? तो ए का जो 1 है आपको दिया हुआ केवल ए ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 31 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही नहीं है, मतलब जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। जो फिएट मनी के संदर्भ में जो कथन गलत है उसके बारे में आपको बताना है 32 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है कि यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया है, ये आपको सही है। दूसरा कह रहा है कि
हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है, यह गलत है। ठीक है, तीसरा कार्य यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होती है, यह भी आपको गलत है। तो कथन में देखिए हमसे गलत ही पूछा है। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें गलत ही पूछा है, तो गलत में आपको केवल 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 32 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन सा कर भारतीय राज्यों के राजस्व के स्रोत नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा जो कर है भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो जो निगम कर है आपको इसका स्रोत नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 33 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 34 और 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 34 और 35 नंबर क्वेश्चन, चलिए 34 और 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 34 और 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। आपको बताना है 34 नंबर क्वेश्चन में कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है। तो आपको 1992-93 में किया था, तो ऑप्शन आपका सी से जगह यूनियन बजट आपको 1992-93 में किया था। और उस समय आपको वित्त मंत्री कौन थे बताइए, इसमें आपको वित्त मंत्री कौन थे? आपको मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको इस समय वित्त मंत्री थे, ये भी आपको याद रखेंगे। और आपको उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री थे आपको पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, पीवी नरसिम्हा राव, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, ये आपको वित्त मंत्री हो गए, आपको प्रधानमंत्री हो गए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। अगर साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपको बताना साबुन के द्वारा सतहों पर साफ करने का जो सिद्धांत है किस पर आधारित होता है? तो आपको पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 35 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 36 और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 36 और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करें 36 नंबर क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा सन्यता होती है, सबसे ज़्यादा सन्यता किसकी होती है? तो जो सबसे ज़्यादा सन्यता होती है, सबसे गाढ़ा कौन होता है? तो सबसे जो गाढ़ा है आपको शहद होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो सन्यता होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सन्यता ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और सबसे कम सन्यता किसका होता है? तो जो हवा है, ठीक, सबसे कम सन्यता इसी का होता है, ये भी चीज़ को याद रखेंगे। तो 36 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है ये आपको बताना है। तो आपको ध्वनि का चाल निर्यात में ये आपको दिया है, जबकि निर्यात में जो ध्वनि का चाल है वो 0 होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 37 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 38 और 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक, 38 और 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको रात के 10 बजे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? आपको बताना है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है आपको है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 38 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना निम्न में से किस गैस का जो प्रयोग है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको क्लोरीन का जो प्रयोग है आपको किया है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 39 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 40 और 40 नंबर क्वेश्चन सब लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक केचुए के बारे में असत्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो केचुए के बारे में जो असत्य मतलब गलत जो कथन है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में तो आपको कह रहा है कि इनमें अस्थियां भी पाई जाती है, इनमें अस्थियां नहीं पाई जाती, यह क्या है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाया जाता केचुए में, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 40 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन तो याद रखेंगे केचुए में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाएं तो क्या होने की संभावना है? 41 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है यदि किसी कारणवश आहार नाल की एपिथेलियम की पैराटाइल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाएं तो क्या होने की संभावना होती है? तो यह आपको होता है प्रोटीन्स का पेप्सन द्वारा प्रोटियोजेज तथा पेप्टेंस के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 41 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 42 और 43 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है, 42 और 43 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है, मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या होता है, तो आपको यूरिया होता है, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। तो ठीक है, 42 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। आपको बताना है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो COP21 आयोजित हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपको फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस में आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही जगह। और हम लोग आपको संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हम लोग 24 अक्टूबर को आपको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 43 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 44 और 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपको बताना है कि आपको 44 नंबर क्वेश्चन में जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपको पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 44 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, क्या होती है, घटता है, बढ़ता है। आपको क्वेश्चन में फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, तो घटती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक बार से लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर सुबह में 10:30 बजे आपको हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर रात में आपको 8 बजे आपको बिहार पुलिस ऑफिशियल टेलीग्राम पे क्यूज, फिर आपको रात के 10 बजे आपको जीके जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसको आपको रिवीजन भी प्रॉपर ढंग से कराया जाता है ताकि आपको भूले नहीं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़े हुए होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं या कन्फ्यूजन में कोई गलत आंसर मार के आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे तो पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जो पीछे जो भी पढ़ाया हुआ है, चाहे वो करंट अफेयर का हो या हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, सभी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का हो, सबका हम लोग रिवीजन भी कराते हैं ताकि आपका सभी जो है रिवीजन में रहे, आपको भूलने की जो समस्या वो कम रहे, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है 46 नंबर क्वेश्चन में कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक आपको किन से हैं, ठीक है, किन से, ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। तो 46 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी विभाजित किसने किया था। आपको बताना है कि कोस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था, तो आपको विभाजित किया था हेमबोल्ट ने किया था, ठीक है। हेमबोल्ट ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही है। तो 47 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 48 और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बताना है अभी तक आपको कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को कितने लोगों को आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए ऐसे कितने आपको हैं जिनको आपको सम्मानित किया गया है, बताइए। तो ऐसे आपको 6 लोग हैं, ठीक, ऐसे आपको 6 लोग हैं जिनका आपको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 48 का जो सी आंसर होता है उनका सही। चलिए नाम देख लेते हैं, ठीक। पहला है आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आपको 1954 में मिला था। आपको ये चीज़ की ध्यान रखेंगे, 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरा इनमें नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। फिर आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद को भी मिला था। राजेंद्र प्रसाद को आपको भारत रत्न कब दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को आपको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरा जो आपको नंबर इसमें आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन का आपको नंबर आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इनको कब दिया गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का आपको 1963 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर जो आपको जो है जिनको दिया गया था वीवी गिरी, ठीक। वीवी गिरी को दिया गया था। और वीवी गिरी को कब दिया गया था, तो वीवी गिरी को आपको 1975 में दिया गया था, ठीक है। चलिए पाँचवा जो व्यक्ति हैं जिनको दिया गया था, पाँचवा व्यक्ति जिनको दिया गया था वो अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम को दिया गया था। और इनको आपको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1997 में, ठीक है। और जो छठवां और लास्ट व्यक्ति जिनको दिया गया था वो है प्रणब मुखर्जी, ठीक। प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। और इनको कब दिया गया है, तो इनको दिया गया आपको 2019 में, ठीक है।
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये 6 व्यक्तियों को आपको, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शंकर देव द्वारा रचित भावना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि शंकर देव द्वारा रचित जो भावना है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है। तो ब्रजवाली भाषा का जो प्रयोग है आपको इसमें किया गया। 49 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम कुछ स्मरणीय तत्व देखेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। जो भी आपको करंट अफेयर को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सुबह में जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हमारे साथ पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 9 बजे जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 10:30 बजे से, अगर आप हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 10:30 बजे से हिस्ट्री का क्लास चलता है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया, तो आप वहाँ भी जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग रात के 10 बजे जीके जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी वहाँ भी जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग रात के 8 बजे आपको टेलीग्राम पे जीके जो आपको बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज भी कराया जाता है, तो वहाँ भी ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एकाधिकार 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बताना है 50 नंबर क्वेश्चन में एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको 1969 में पारित किया गया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही। कुछ हम लोग स्मरणीय तत्व देख लेते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यह कह रहा है कि हिंद यूनानी शासक के बारे में है कुछ स्मरणीय तत्व। पहला जो कह रहा है कि हिंद यूनानी शासकों को सबसे अधिक विख्यात मीनांडर हुआ। ठीक है, आपको पता है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ, तो मीनांडर हुआ था। ठीक है, कह रहा है मीनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ, तो मीनांडर हुआ था। मीनांडर ने किससे आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी आपको नागसेन मतलब नागार्जुन से लिया था। फिर कहा मीनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंदोपन्ह ग्रंथ में संग्रहित है। आपको बताना है कि मिलिंदोपन्ह क्या है, तो ये आपको है मीनांडर के प्रश्न और नागासेन द्वारा दिए गए उत्तर, ये इसमें आपको संग्रहित किए गए हैं। फिर आपको कह रहा है कि भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले आपको सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो आपको हिंद यूनानियों ने ही जारी किया था। इसका फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। आपको बताना है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन प्रथम था। फिर आपको ये कह रहा है कि इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो आपको रुद्रदामन प्रथम ने किया था, जो शकों का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। आपको बताना है गिरनार अभिलेख। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रुद्रदामन ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख आपको जारी किया था, तो गिरनार अभिलेख को जारी किया था। फिर लास्ट जो पॉइंट कर रहा है कि भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में जो शक राजा है अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। चलिए आज के क्लास में इतना ही। आज क्लास में लोग टेस्ट नंबर 36 को प्रैक्टिस नंबर 36 किए हैं। कल के क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को कराया जाएगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। हम लोग रोज सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे आपको पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फिर रात के 8 बजे आपको रात के 8 बजे आपको टेलीग्राम पे क्यूज भी चलाया जाता है, तो वहाँ भी जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो हम लोग का नाम है एग्जाम वॉरियर, आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करके आप ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पे बहुत सारे जो क्लास से अपडेट है या क्यूज भी कराया जाता है, तो आपको ये बहुत बेनिफिट है। इसके साथ ही साथ आपको रात के 10 बजे आपको बिहार पुलिस के लिए और सभी एग्जाम से संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जीके जीएस क्वेश्चन का, 50 जीके जीएस क्वेश्चन का। उसमें आपको यह जो प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया 7500 बुक से लिया गया है। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोग अपना तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको 13 अप्रैल से, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो आप जब तक से अच्छे से पढ़ाई नहीं की जाता तो सबसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो आपको जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपको जो बच्चा, ठीक है, और आपको अगर आपको सही में आपको बिहार पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाई करना है बहुत कम समय, तो आप बस 2 बुक को फॉलो कीजिए। बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आपको इसके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो उसको विथ फुल एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको जो करंट अफेयर के बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसमें आप करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको जो है लूसेंट का बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको 80 to 85% जो क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस में लूसेंट से पूछता है। तो ये दोनों चीज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस में रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।